तो येस्टरडे क्लास में जो हम लोगों ने बात करी थी, वहाँ पे हमने लास्ट में एक सिस्टम देखा था जहाँ पे डीसी-डीसी कन्वर्टर्स लगे हुए थे। तो डीसी-डीसी कन्वर्टर का डायग्राम किस टाइप से दिखता है वो मैंने यहाँ पे अभी बनाया है अपने उधर का। तो ये छायापुरी का अप्रॉक्स डायग्राम है, इसी टाइप का पैटर्न रहता है चाहे कोई सा भी एआई सिस्टम हो। एआई सिस्टम के अंदर 24 वोल्ट, 12 वोल्ट सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम को। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें जो सप्लाई देनी है, हमें सिर्फ B110 सप्लाई देनी है। आईपीएस से उठाएंगे हम B110 वोल्ट भेजेंगे। हमारे यहाँ बड़ौदा डिवीजन के अंदर एक प्रैक्टिस है कि हम लोग कन्वेंशनल पावर सप्लाई का भी अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम स्विच लगा हुआ है। ये प्रोग्राम स्विच का एक नंबर लिखा है मेरा कि कौन से नंबर का प्रोग्राम स्विच इसमें यूज करें। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कन्वेंशनल पावर सप्लाई, यहाँ से आईपीएस। ये स्विच है, ये स्विच कनेक्ट करके और सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करके सप्लाई एक्सटेंड कर देगा। अब सप्लाई जो भी आ रही है वो सिस्टम के लिए आउटसाइड से आ रही है। आईपीएस उसके लिए एक्सटर्नल डिवाइस है, एआई सिस्टम के लिए एक्सटर्नल डिवाइस होगा। तो एक्सटर्नल डिवाइस जहाँ से भी एक्सटर्नल सप्लाई आती है वहाँ पे हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं विच इज एसपीडी, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो भी एक्सटर्नल सर्च जा रहा होता है उसको सिस्टम के अंदर एंट्री होने से रोकता है। तो यहाँ पे मेरे आप देखेंगे दो पाथ बने हुए हैं, एक विद प्रोग्राम स्विच है, एक विदाउट प्रोग्राम स्विच है। तो यहाँ पे दो सप्लाई मेरी एक्सटेंड हो रही है डायरेक्टली आईपीएस से, और ये दोनों सप्लाई जो है वो एसपीडी पे जाके कनेक्ट होगी। अब एसपीडी से कनेक्ट होके सर्च प्रोटेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्यूज रहता है। ये जो ओपन है अभी फ्यूज का डायग्राम मैंने अभी इधर बनाया नहीं है। तो यहाँ सेटअप फ्यूज का रहेगा और ये नेगेटिव डायरेक्टली बस बार जाके, अब ये देखिए पॉजिटिव की बस बार यहाँ पे कॉमन हो गई और नेगेटिव की बस बार यहाँ कॉमन हो गई। तो ये कॉमन होने के बाद यहाँ पे एक फाइनल बस बार बनी है जहाँ पे आप टर्मिनल देख रहे होंगे B110। B110 की ये बस बार बन गई है जो मेरे माइक्रोलॉक 2 में लगी हुई है। M2 मतलब माइक्रोलॉक 2, S7 उसका जो सिस्टम की जहाँ पे रो बनेगी, ABCD जो मैंने आपको उस दिन व्यू में बताया था कि फ्रंट व्यू A से लेकर इधर K तक, उसके बाद L से लेकर S तक, पीछे बैक साइड रहता है। तो M2 S7 के अंदर एक बस बार फॉर्म हुई है 1 to 12। तो अब ये 12 फ्यूज का सेटअप बन गया। इसी तरीके से नेगेटिव है, नेगेटिव में हम जनरली फ्यूज अप्लाई नहीं करते हैं, तो नेगेटिव के अंदर ये आपकी डायरेक्टली सप्लाई M2S8 1 to 12। अब ये सप्लाई जो है एक्सटेंड होके इंडिविजुअल फ्यूज से उठा के हम इंडिविजुअल गैलेंट को देंगे। एज पर RDSO जो हमारा सिस्टम डीसी-डीसी कन्वर्टर यूज करेगा वो हम किसी भी दूसरी कंपनी का नहीं, जनरली हमें प्रेफर करना है गैलेंट। गैलेंट एक कंपनी का नाम है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है डीसी-डीसी कन्वर्टर। ये इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी रहती है कहने के लिए कि 65 to 70 डिग्री सेल्सियस पे भी ये वर्क प्रॉपर करेगी। तो गैलेंट के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे B110 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला ये कन्वर्टर है। तो ये दोनों कन्वर्टर जो लगे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कन्वर्टर इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग B110 टू 12 वोल्ट। यहाँ पे मैंने इसकी भी एक वैल्यू लिखी है, ये देखिए M2P1 M2P2, ये इसकी लोकेशन है कि ये माइक्रोलॉक के अंदर किस लोकेशन के अंदर गैलेंट इंस्टॉल हुआ है। तो ये जहाँ पे भी गैलेंट इंस्टॉल होगा उस इंस्टॉलेशन के बाद ये सप्लाई आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से आप देखिए थर्ड एंड फोर्थ गैलेंट लगा हुआ है, ये भी 12 वोल्ट का है। फिर उसके बाद आप देखिए फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये B110 से 24 वोल्ट का गैलेंट है। सेवंथ के बाद 8 9 B24। अब ये सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप ये देखिए, ये जा रहा है कार्ड फाइल। कार्ड फाइल क्या होती थी, जिसके अंदर हमारे टोटल 20 कार्ड की एकोमोडेशन होने की जगह होती थी। तो एक दो कार्ड फाइल होती हैं, इसके अंदर आप देखिए माइक्रोलॉक 2 A1 A2, मतलब सिस्टम 1 की जो कार्ड फाइल है A1 है चाहे A2 है, उन दोनों को फीड ये गैलेंट कर रहा है। इसी तरीके से कार्ड फाइल B1 B2 की जो आप देखेंगे वो ये रहा, ये वाले जो गैलेंट है वो B1 B2 को फीड कर रहे हैं। ये अभी का सिनेरियो है जो मेरे यहाँ वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन अगर हम ज़्यादा सेफ्टी की अगर बात करते हैं और ज़्यादा थोड़ा
सोचते। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर बाई चांस मेरे ये दोनों गैलेंट खराब हो जाते हैं तो मेरा पूरा बी सिस्टम बंद हो जाएगा। और इधर भी आप देखिए, इधर सिर्फ ए सिस्टम बंद होगा। अब आपने देखा होगा माइक्रोलॉक 1 का A1 B1, तो ये देखिए इसका फर्स्ट सिस्टम A1 पे चल रहा है और उसी सिस्टम का B1 जो होगा वो इस माइक्रो गैलेंट पे चल रहा है। तो एट अ टाइम अगर ये दोनों गैलेंट बंद भी होते हैं तो आपका कोई भी एक ही रिले रूम वाला जो एरिया रहेगा वो बंद होगा। पूरा सिस्टम पर्टिकुलर तरीके से जैसा चलना चाहिए वैसा चलता रहेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हाँ, अगर ये चारों गैलेंट खराब होंगे तब प्रॉब्लम होगी कि आपके कार्ड फाइल को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। अभी कार्ड फाइल को सप्लाई जो जा रही है वो आपने देखा होगा कि मेरा पावर सप्लाई कार्ड जो होता था, पावर सप्लाई कार्ड को इनपुट वोल्टेज चाहिए था 9 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक। तो ये 12 वोल्ट जनरेट करता है और 12 वोल्ट डायरेक्ट कार्ड फाइल को दे रहा है। अब 12 वोल्ट के आसपास जा रही है, पीएसयू कार्ड फिर से उसी को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है और 12 वोल्ट कन्वर्ट करके बाकी 5 वोल्ट और पीसीयू और रिले को पिकअप कराने के लिए यूज करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए गैलेंट की सप्लाई ये दिख रही है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट काय के लिए यूज करी हमने, वाइटल आउटपुट बोर्ड, थोड़ा से बढ़ा देता हूँ, ये वाइटल आउटपुट बोर्ड ऑफ एमएलके एंड सिंक्रोनाइजेशन बोर्ड। तो सिंक्रोनाइजेशन पीसीबी जो आपकी होती थी उसके अंदर भी आपकी 24 वोल्ट जनरेट हो जाएगी और यूज होगी। अब वाइटल आउटपुट क्या, मैंने आपसे बोला था कि जो भी हमारा सिस्टम जनरेट करेगा चाहे रीड बैक करेगा उन सब के लिए वो खुद सिस्टम जनरेटेड सप्लाई को यूज करता है। तो जो सिस्टम जनरेटेड सप्लाई है वो थ्रू दिस गैलेंट यूज होती है। तो हमने ईआई इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने सिर्फ क्या सप्लाई दी, B110। अब B110 को एज पर रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट 24 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम करा इधर इंडिविजुअल गैलेंट्स। अब यहाँ पे एक और गैलेंट्स का ये सेटअप दिख रहा है आपको, नेक्स्ट वाला ये जा रहा है मॉक्सा सप्लाई के। मॉक्सा मैंने आपसे बोला ये स्विचिंग एक्शन है। मॉक्सा जो काम करेगा वो स्विचिंग का काम करेगा कि अभी हमें कौन सा सिस्टम को सेलेक्ट करना है, कौन से सिस्टम को सेलेक्ट नहीं करना। तो सिस्टम ए अभी वर्किंग में, सिस्टम 2 बी वर्किंग में। सिस्टम ए एंड बी का कंबाइंड इनपुट हमें कौन सा डिलीवर करना है, दोनों प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका एड्रेसिंग मोड सब प्रॉपर है या नहीं है, वो सब काम हमारा मॉक्सा से होता है। तो ये जो गैलेंट्स यूज हो रहे हैं ये आपके मॉक्सा सप्लाई के लिए यूज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका एक देखेंगे लास्ट वाला, ये भी मॉक्सा ईडीएस। तो मॉक्सा हमारे पास दो टाइप के रहते हैं, एक वाइटल मॉक्सा एक नॉन वाइटल मॉक्सा। वाइटल मॉक्सास जो कनेक्ट होते हैं वीडियो से, सिस्टम टू सिस्टम, सेंट्रल टू ओसी ऑब्जेक्ट कंट्रोलर, ये सब हमारे वाइटल मॉक्सा के थ्रू कनेक्ट हो। नॉन वाइटल मॉक्सा, डेटा लॉगर, एमटीसी आर कनेक्टेड बाय नॉन वाइटल मॉक्सा विच इज एन पोर्ट मॉक्सा बोलते हैं उसको। तो ये नॉर्मल पावर सप्लाई अरेंजमेंट होता है किसी भी सिस्टम का, एआई सिस्टम का। ये लगभग इसी टाइप से होगा, बस नाम अलग अलग हो सकते हैं, नॉमेनक्लेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे गैलेंट पे। जैसे अगर क्यूसन की बात करें तो क्यूसन को मॉक्सा की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो स्विचिंग एक्शन करता है उसके अंदर खुद का एक कार्ड है जो स्विचिंग का, नेटवर्क स्विचिंग का काम करता है। तो उसके अंदर एक कार्ड एक्स्ट्रा हो जाता है, वो नेटवर्क स्विचिंग का काम करेगा। अंसाल्डो के अंदर इस टाइप का कोई कार्ड नहीं है। जैसे हमने देखा था सबसे पहला कार्ड हमारा जैसे सिंक पीसीबी, कम्युनिकेशन पीसीबी, वाइटल इनपुट आउटपुट पीसीबी, नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट पीसीबी, पीएसयू कार्ड, सीपीयू कार्ड और सीएसआई कार्ड। यही कार्ड्स हमारे 20 कार्ड जो फाइल लगी रहती कार्ड फाइल की, कार्ड फाइल के अंदर 20 कार्ड्स का सेटअप इसी टाइप से होता है। तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्किंग के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो नेटवर्किंग के लिए ऑप्शन नहीं है, इस कारण से हमें एडिशनल डिवाइस यूज करना पड़ा है विच इज नोन एज मॉक्सा। अब ये तो हो गया सप्लाई अरेंजमेंट। अब हम बात करेंगे हमारा प्रोग्राम किस टाइप से होता है, क्योंकि अभी तक जनरली तो हमें मालूम है हमारे पास हार्ड फाइल रहती है, डायग्राम वायर टू वायर दिख रहा है। लेकिन जब हम ईआई की बात करते हैं तो मैं बात कर रहा था इतने टाइम से हमारी वर्चुअल रिले की, और प्रोग्रामिंग भी जो होता है, सेटअप जो होता है, इंटरलॉकिंग होता है, वो सब वर्चुअली हो जाता है। मतलब हमें फिजिकली कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ बैक साइड एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर चलता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो चलता है तो उससे पहले हमें उसे पढ़ना आना चाहिए।
रीड करना आना चाहिए कि हमारा अगर कोई भी फॉल्ट हो रहा है, कई बार होगा कि आपको कॉमन फॉल्ट मिलेगा बार बार, तो वो फॉल्ट कहीं ना कहीं आपके किसमें होगा, लॉजिक में फॉल्ट होगा। जैसे अभी हमें कुछ टाइम पहले रनोली के अंदर एक फॉल्ट मिला था कि अगर डीसी ट्रैक सर्किट फेल होता था, उसके पैरेलल एक्सेल काउंटर भी लगा हुआ था, अगर डीसी फेल है, एक्सेल काउंटर राइट है, तो वो सिग्नल नहीं आता था। वो फॉल्ट जब चेक करा गया तो लॉजिक में फॉल्ट मिला। तो वो हम कब पढ़ पाएंगे, जब हमें लॉजिक रीड करना आता हो। तो लॉजिक रीड करने के लिए आप सबसे पहले देखिए, जब भी आप लॉजिक को डाउनलोड करेंगे, लॉजिक को डाउनलोड करने के बाद आपको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल को आप नोटपैड में खोल सकते हैं या वर्ड पैड में खोल सकते हैं। वर्ड पैड और नोटपैड में मैं आपको यहाँ दिखाता तो ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं, इस कारण से उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अभी वर्ड फाइल। तो वर्ड फाइल के अंदर ये आपको पूरा पूरा सेटअप लगेगा। ये कौन से स्टेशन का है, सबसे पहले आप देखिए, माइक्रोलॉक 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर छायापुरी इंटरलॉक। ये छायापुरी स्टेशन का इंटरलॉकिंग का पूरा डायग्राम। छायापुरी स्टेशन के पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल दी हुई रहेगी आपके उसके अंदर कि ये किसका है। अभी आप देखिए कार्ड फाइल नंबर 1, मतलब ये मेरा माइक्रोलॉक सिस्टम 1 का A1 का प्रोग्राम है। इससे आप ये पकड़ सकते हैं कि ये किसका है। ये देखिए छायापुरी कार्ड फाइल नंबर 1, कार्ड फाइल नंबर 1 मेरा सिस्टम 1 का ए सिस्टम होगा। कार्ड फाइल नंबर 2 सिस्टम 1 का सेकंड हो जाएगा, बी सिस्टम। कार्ड फाइल 3 जो होती वो हो जाती मेरी ऑटोमेटिकली किसकी, सिस्टम सेकंड ए। और कार्ड फाइल 4 सिस्टम सेकंड फोर्थ। अब ये इसकी SIP का नंबर जो था और TOC का जो नंबर था, जिसके अकॉर्डिंग इनने इसकी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करा, इसकी इंटरलॉकिंग बनाई है। अब ये कुछ हिस्ट्री आएगी आपको। नेक्स्ट आप देखिए प्रोग्राम हिस्ट्री आ रही है। तो प्रोग्राम हिस्ट्री क्या है कि एक बार हमने प्रोग्राम बना दिया जाता है, प्रोग्राम बनाने के बाद जैसे हमारी पहले हिस्ट्री बुक होती थी, हिस्ट्री बुक के अंदर अगर हम कभी भी कोई भी अल्ट्रेशन करेंगे तो वो अल्ट्रेशन हमें उसके अंदर शो करना होता है। अब जब EI की बात करते हैं, हम जब भी अल्ट्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक कमांड जनरेट हो जाएगा, उसमें आपसे वो डिटेल पूछेगा कि आप क्यों चेंज करना चाहते हो, आप अपना नाम बताइए, ये सब चीजें। तो डिटेल में आप देखिए टोटल रिवीजन जो मेरे छायापुरी प्रोग्राम 1 के अंदर हुए हैं अभी तक 9 रिवीजन हुए थे बिफोर कमिश्निंग। कमिश्निंग के बाद कोई भी अभी तक रिवीजन नहीं आया। तो सबसे पहले आप 9th रिवीजन अगर देखेंगे तो कुछ CSET के कमेंट्स थे, जो CSET जब करा होगा तो उसके अंदर जो कमेंट्स जो भी प्रॉब्लम्स मिली होगी तो उसको सॉर्ट आउट करा है। किस डेट को करा ये, और किसने करा, किसने चेक करा वो ये। तो यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल अवेलेबल रहेगी, कब किसने चेंजेस करे हैं और क्या हुआ। इसी टाइप से 8 नंबर अलग अलग हुआ। CH का कुछ होगा कि ओवरलैप के अंदर CH इंक्लूड कर दिया होगा तो उसे रिमूव करना होगा। मेरे स्लॉट की वर्किंग के अंदर कुछ पाथ के अंदर ओवरलैप डालना होगा। जो जो हमारे कमेंट्स होते रहते हैं, हम लोग जब हम सेट या फेट टेस्टिंग करते हैं, सेट एंड फेट टेस्टिंग के दौरान जो जो हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं वो हमने सॉर्ट आउट करते हैं। और वो सॉर्ट आउट किसने करी है वो ये डिटेल मिलेगी, और किसने करवाई है। मतलब अगर कोई रेलवे पर्सन है जिसके थ्रू ये हुई है तो ये डिटेल भी आप अगर इनको क्लिक करेंगे तो इनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसके कहने पर ये चेंजेस करेगा। तो ये टोटल रिवीजन हो गए, 9th रिवीजन हुए थे टोटल। अब 9th रिवीजन के बाद अब हमारा चालू होगा मेनली इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग जहां से भी चालू होगा वहां पे सबसे पहले लिखा होगा स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, की मतलब वह प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होगी। प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होते से सबसे पहले हमें कार्ड फाइल को डिस्क करना होगा। कार्ड फाइल के अंदर हमें सबको मालूम है कि टोटल 20 का स्पेस है, जिसमें से स्लॉट नंबर 1 to 15 आर यूज्ड फॉर सिंक PCB, कम्युनिकेशन PCB, नॉन वाइटल एंड वाइटल इनपुट आउटपुट बोर्ड्स। तो हम किसी भी कार्ड को, किसी भी कार्ड फाइल के किसी भी सेक्शन को कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो वो यूज करने से पहले हमें उसे डिफाइन करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर कि मेरे को पहला सेक्शन क्या चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए हॉट स्टैंड बाय यूज करना है मेरे को, हॉट स्टैंड बाय यूज कर रहे हैं तो मतलब सिंक PCB एंड कम्युनिकेशन PCB यूज में आ जाएगी। यही अगर मैं कोल्ड या वार्म स्टैंड बाय की बात करता तो उस समय हॉट स्टैंड बाय की तरह सिंक PCB मेरे वर्किंग में नहीं रहती। सिंक PCB हम हटा देंगे अगर हमें वार्म स्टैंड बाय करना है या फिर कोल्ड स्टैंड बाय करना है। तो ये मेरा हॉट स्टैंड बाय प्रोग्राम का था। इसलिए मेरा सबसे पहले जो होगा
छायापुरी CY C1 पहला सिस्टम का पहला एड्रेस बोर्ड जो रहेगा वो बोर्ड नंबर किसके लिए एलोकेट कर रहा है, सिंक पीसीबी को। ये देखिए सिंक इनपुट आउटपुट। तो यहाँ से हमें प्रोग्राम के थ्रू मालूम पड़ जाएगा कि हमारी पहला कार्ड काय का रहेगा, तो वो सिंक पीसीबी। अब जैसे यहाँ पे वायर तो है नहीं कि भैया मैंने एक वायर यहाँ से उठाया दूसरी जगह लगा दिया तो सप्लाई वहीं के वहीं जाएगी। अब जैसे आपको किसी के घर जाना होता है तो घर जाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। अब एड्रेस चलिए आपको एक कॉलोनी का नाम मालूम पड़ गया कि हमें रेलवे कॉलोनी जाना है। हम हमारे CSI ऑफिस के अंदर ही हमें अगर SSC ऑफिस जाना है और कोई बोल दे कि यार्ड उसमें चले जाइए, नवा यार्ड के अंदर रेलवे कॉलोनी के अंदर CSI ऑफिस है, तो अब वहां जब वो पहुंचेगा तो ठीक है आपने एक लोकेशन तो बता दी, मतलब यहाँ आपने लोकेशन बता दी थी कि छायापुरी के अंदर C1 के अंदर जाना है, तो छायापुरी C1 तो पहुंच गया वो। अब छायापुरी C1 के बाद ऑफिस ढूंढने में, CSI ऑफिस ढूंढने के लिए अगर हमारे पास एग्जैक्ट एड्रेस होता कि ये क्वार्टर नंबर है तो हम डायरेक्टली पहुंच सकते थे। तो इसी तरीके से इसका एक एड्रेस होता है, एड्रेस मास्क होता है सब चीजों का। जहाँ पे भी हम नेटवर्किंग करेंगे तो नेटवर्किंग के लिए सबसे पहले हमारा एड्रेसिंग जरूरत है। तो सिस्टम का एक एड्रेस हुआ, सिंक्रोनाइजेशन पीसीबी का ये एड्रेस है। तो जब भी इस एड्रेस में जाएगा तो ये एड्रेस जब भी कॉल करेगा तो हमारी सिंक पीसीबी को ही कमांड जाएगा, बाकी किसी को कमांड नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे सिस्टम ए का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन रहा है, सिस्टम बी का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम ए का है आपका 192.168.3.1 और इसका 192.168.3.101। तो ये एड्रेसिंग आप अपने हिसाब से कहीं पे भी कर सकते हैं, बट प्रोग्राम के अंदर आपका वो एड्रेस रहना जरूरी है। अगर आपने प्रोग्राम का एड्रेस अलग हो गया और आपने फिजिकली एड्रेस अलग कर दिया तो आपका प्रोग्राम हैंग हो जाएगा, सिस्टम प्रॉपर आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। अब सेकंड जैसे आप बात करेंगे कम्युनिकेशन बोर्ड, तो सेकंड बोर्ड के अंदर गया कम्युनिकेशन बोर्ड, इसका एड्रेस कोड आपका चेंज होगा। फिर नेक्स्ट कार्ड आपका जो आएगा, मेरा ये देखिए J3 जो बोर्ड है, जंपर 3 विच इज यूज्ड एज आउटपुट 16 कार्ड। आउटपुट 16 मतलब वाइटल आउटपुट कार्ड। अब वाइटल आउटपुट के कार्ड के अंदर भी मेरे को सब बिट की इंडिविजुअल बिट का अलोकेशन करना पड़ेगा कि कौन सी बिट से मैं क्या आउटपुट जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए J3 जंपर 3 का आउटपुट के अंदर कार्ड का मेरा सबसे पहली बिट जो होगी वो शंट 7HR। तो सबसे पहली जो बिट मेरी हो रही होगी वो शंट 7HR को एक्टिव करेगी। नेक्स्ट बिट 12DR, 12HR, 14HR एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आपका आउटपुट कार्ड का हो गया। J4 भी मेरा आउटपुट कार्ड है, उसके अंदर ये मेरे पॉइंट के ऑपरेशन हो गए और S5 सिग्नल हो। J5 इज इनपुट कार्ड, इनपुट 16 वाइटल 16 का मतलब हो गया, मतलब वाइटल इनपुट कार्ड। अब पहली बिट क्या ऑफर करेगी, क्या रीड करेगी, वो बात करेगी। तो पहली बिट रीड जो करेगी वो शंट 7 ऑफ ECPR दिखेगी, सेकंड बिट जो होगी ऑन ECR होगी। तो इस तरीके से आपको हर जंपर का कार्ड फाइल की पूरी डिटेल पहले आपको मिलेगी आपके प्रोग्राम के अंदर कि कौन सी बिट कहाँ है। अगर आपके पास बिट चार्ट नहीं है और आपको बिट चार्ट खो गया है तो आप प्रोग्राम खोल के भी आपका पूरा बिट चार्ट फॉर्म कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन से बिट के अंदर क्या अलोकेट करा गया। तो J5, J6, इस तरीके से J7, J8 का हो गया, J9। अब J10 देखिए, J10 इज नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट 32। तो मतलब मेरा जो जंपर 10 जो यूज करा हुआ है कार्ड फाइल नंबर 10, कार्ड फाइल के अंदर जो कार्ड नंबर 10 है वो मेरा नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट है 32 का। अब उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है आप देखिए, आउटपुट के अंदर सारे काउंटर लेके रखे हुए हैं, EBPU, RRBU, UOS, कॉलिंग ऑन एंड सो ऑन। इसके अलावा ऑटो रीसेटिंग सर्किट है, यहाँ पे ऑटो रीसेटिंग सर्किट कुछ डिजाइन करके पहले से प्री डिजाइंड है। तो यहाँ पे आपको ऑटो रीसेटिंग सर्किट के लिए क्या क्या यूज करा हुआ है, उसके क्या बिट नंबर है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आप देखिए नॉन वाइटल इनपुट। अब नॉन वाइटल इनपुट मैंने आपको पहले भी कहा था जब EI के अंदर स्टार्टिंग करी थी इनिशिएशन में कि EI जो है वो फीडबैक लेता है, मतलब सारे सिस्टम की जो भी हमारी रिले पिकअप होगी उसका रीड बैक लेगा।
तो रीड बैक के लिए जो होता है वो आप देखिए शंट 7 HR _F। F का मतलब इसके अंदर हो जाता है रीड बैक। कहीं फॉल्स सप्लाई कुछ आ तो नहीं रही है। तो ये रीड बैक के लिए जो यूज करते हैं अंसाल्डो के अंदर वो आपका सिग्नल _F। तो ये जितने भी आपको _F दिख रहे हैं वो सब मेरे रीड बैक इनपुट्स हैं। क्योंकि मेरे इस कार्ड फाइल के अंदर आपने देखा था शंट 7 S12 S5 S14 ही यूज हो रहा था, तो इसलिए इसके नॉन वाइटल इनपुट में भी सिर्फ उन्हीं का ही सिस्टम लिया। अंसाल्डो पॉइंट के ऑपरेशन के अंदर रीड बैक नहीं लेता, बट बाकी जोसन, मेधा एंड अदर EI पॉइंट का भी रीड बैक लेती है कि पॉइंट को किसी ने गलती से ऑपरेट तो नहीं करा। वो इसलिए लेती है क्योंकि वहां पे वो सर्किट के अंदर क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं देती। यहाँ अपन ने देखा था कि लॉजिक डायग्राम के अंदर जो हम लोग इंटरफेस डायग्राम देख रहे थे उसके अंदर हर उसके लिए इनने फिजिकली वायर करके क्रॉस प्रोटेक्शन को डील करा है पॉइंट के ऑपरेशन के लिए। तो ये पॉइंट के ऑपरेशन के लिए, इसलिए यहाँ पे पॉइंट का फीडबैक और रीडबैक नहीं लेती अंसाल्डो। अब ये सिंक्रोनाइजेशन बोर्ड कम्युनिकेशन फॉर बिटवीन ए सिस्टम एंड बी सिस्टम के लिए, तो क्या होगा, लिंक उसका हाई होना चाहिए, हाई होके कितने सेकंड का टाइम आउट रहेगा, कितने अगर इतने टाइम तक इसको कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो आपका अलार्म जनरेट होगा और ऑटोमेटिकली सिस्टम चेंज ओवर हो जाएगा। ये हार्ट बीट इंटरवल है, इतने टाइम का फ्रीक्वेंसी की हार्ट बीट वो जनरेट करता रहता है, मतलब इतने इतने टाइम के अंदर वो आपस में कम्युनिकेशन करता रहता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम के अंदर एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। तो आप 1/500 देखेंगे और 1/1000 देखेंगे तो हार्ट बीट जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की निकलेगी और टाइम आउट जो है वो कम फ्रीक्वेंसी का निकलेगा, मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर हाफ हो जाएगा। अगर डबल हार्ट बीट जनरेट हुई और 2 हार्ट बीट के अंदर उसने एक्नॉलेज नहीं करा दूसरे सिस्टम ने, तो आपका सिस्टम टाइम आउट कंडीशंस में जाने के लिए एक्नॉलेज करेगा। उसके बाद कंप्लीटली टाइम अप हो जाएगा अगर 2400 मिली सेकेंड का उसको ऑफर होता है, डिफरेंस मिलता है कि इतने टाइम के बाद अगर मिलेगा। तो आपका कम्युनिकेशन बोर्ड कितने कितने टाइम में एक्नॉलेज कर रहा है, अगर कोई आपसे पूछता है तो वो भी आपको प्रोग्राम के थ्रू मालूम पड़ेगा, किस फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहा है वो भी प्रोग्राम के थ्रू मालूम पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन बोर्ड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है, मतलब 1.2 हॉटलाइन कम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोलते थे वो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो जाता है नेटवर्किंग की लैंग्वेज। तो हॉटलाइन कम्युनिकेशन है ये, सिस्टम 1 सिस्टम 2 आपस में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते हैं विद बॉड रेट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एट 19,200। आपने देखा होगा डेटा लॉगर के अंदर भी बॉड रेट होता है, डेटा लॉगर का बॉड रेट कितना होता है 56,000। अब यहाँ बात करेंगे हमारे एड्रेसिंग का, हो गया इंडिविजुअल उसका जो आपसे बोला सबका एड्रेस होना चाहिए। ये एड्रेसिंग के बाद यहाँ पे आप ये देखिए ये कुछ वाइटल सीरियल आउटपुट है जो जनरेट कर रहा है सिस्टम 1। अभी 10 मिनट में मीटिंग एंड होगी, आप वापस उसी आईडी को डाल के चालू कर सकते हैं फिर से। टाइमर आ गया है क्योंकि आज प्रोग्रामिंग पार्ट खत्म कर देते। मैक्सिमम आउटपुट जितना भी आउटपुट वाइटल सीरियल आउटपुट जो होगा, अब सिस्टम 1 एक अलग सिस्टम है, सिस्टम 2 एक अलग सिस्टम है, उसके अंदर अलग से नॉन वाइटल वाइटल आउटपुट इनपुट है और इसके अंदर भी सिस्टम 1 के अंदर अलग अलग इनपुट आउटपुट। तो इन इनपुट आउटपुट को बहुत सारी बिट्स होती हैं जो बिट्स हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे चाहिए। तो कौन कौन सी बिट सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में जा रही है वो यहाँ पे हमें डिफाइन मिल जाएगी। ये देखिए ऑल ब्लॉक बटन का एक इंडिकेशन है, C1 से C2 जा रहा है, पीसी की जा रही है C1 से C2, अनब्लॉक बटन का भी कंडीशन जा रही है C1 से C2, SM की भी कंडीशन जा रही है C1 टू C2। इसी टाइप से अलग अलग कंडीशन है जो फंक्शन मुझे सिस्टम 2 में रिक्वायर्ड थे तो वो मैंने यहाँ से उठा के वहां ले जा रहा हूँ, तो उसकी डिजाइनिंग मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो हमारे कौन सी बिट्स की रिक्वायरमेंट सिस्टम 1 से सिस्टम 2 पड़ रही है वो भी आपको यहाँ मालूम पड़ेगा। इसी टाइप से कुछ सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी जो C2 से C1 चाहिए होंगे सिस्टम 2 से। तो यहाँ पे देखिए आप सिस्टम 2 से RRB की मेरे को सिस्टम 2 से सिस्टम 1 चाहिए थी, इस टाइप से बजर चाहिए थे,
02 UNR बटन चाहिए था, अलग अलग पॉइंट शंट, इनकी कंडीशंस चाहिए थी मेरे को सिस्टम 2 से सिस्टम 1। तो यहाँ आपका लिखा हुआ था .C1 C2 और यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम 2 से तो C2 C1, मतलब सिस्टम 2 से सिस्टम 1 आएगा। अब इसी टाइप से यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ओसी है, तो ओसी है तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है, और ऑब्जेक्ट कंट्रोलर किससे कनेक्ट होता है? आ, आपका ऑप्टिकल फाइबर से। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, अभी तो ऑप्टिकल फाइबर वाला नहीं, ये C3 मेरा एक सिस्टम है, जो C3 सिस्टम ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है, वहां से जो जो पॉइंट की कंडीशन और जो जो मेरे को बिट्स चाहिए थी वो बिट्स C3 से C1 के लिए कॉल हो गई। अभी यहाँ पे ये देखिए, अभी तक आपने C2 C1 C1 C2 C3 C1 इस टाइप से बिट देखी थी। अब यहाँ पे आप देखिए डॉट ऑप्सो, ऑप्सो मीन्स ऑप्टिकल फाइबर आउटपुट। तो जो जो मुझे ऑप्टिकल फाइबर से रिक्वायरमेंट है, चाहे जो मेरे को बिट ओसी से इनपुट चाहिए होगा, वो मेरा ऑप्सी हो जाएगा, मतलब OPSI। और जो मुझे डिलीवर करना होगा सिस्टम 3 को, वो सारे मेरे ऑप्सो में आएंगे। तो जो जो आउटपुट जाएंगे वो देखिए ऑप्सो, ये मेरा अभी ऑप्सो जो दिखा रहा है, ये मेरा दिखा रहा है किसके लिए? वाइटल सीरियल आउटपुट टू वीडियो। अभी जो वीडियो से जो जो रिलेटेड होगा, वो वीडियो में क्या क्या आउटपुट जनरेट होना चाहिए कि भैया ये ब्लॉक हुआ, बटन की कंडीशन कैसी है, 14 सिग्नल के बटन की कंडीशन कैसी है। तो ये आप देखिए 12GN_BKE, मतलब ये 12 बटन है और बटन का ही इंडिकेशन है। ऑप्सो डिलीवर करेगा आउटपुट। इसी टाइप से आपको ऑप्सी भी दिखाता हूँ। ऑप्सी आपका क्या होना चाहिए कि बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ, उस टाइप से ऑप्सी कंडीशन आएंगे। ये पीसी की अगर इन होगी तो वो इनपुट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप पीसी की इन डॉट ऑप्सी OPSI, तो ये इनपुट लेगा। तो अब इनपुट क्या क्या लेना लेगा? बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ, कोई सा भी हो सकता है, वो सिग्नल के बटन हो सकता है, पॉइंट के बटन हो सकता है, रूट बटन हो सकता है। पीसी की इन होनी चाहिए, आरबीयू की का हो सकता है, ईबीपीयू की हो सकता है। तो जितनी भी कीज होती हैं वो सारी कीज हमारी इनपुट होंगी, और जो जो डिलीवरिंग करनी है, जैसे कैसे क्या कि मेरा सिग्नल की कंडीशन कैसी है साइड पे, RG HG HHG जो भी है कंडीशन, तो वो सारे मेरे ऑप्सो हो जाएंगे। तो जो जो मेरे वाइटल नॉन वाइटल जो भी इनपुट आउटपुट है, जो मेरे को वीडियो से लेना है, वीडियो को देना है, वो सब मेरे ऑप्सो ऑप्सी के नाम से मिले, क्योंकि वीडियो की कनेक्टिविटी भी सिस्टम के थ्रू किससे हो रही है? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो ये सब वीडियो की कंडीशंस और इनपुट आउटपुट्स का वही ऑप्सो ऑप्सी वाले इंडिकेशंस आपको लाइन से मिल जाएंगे जितने भी हैं। अब फाइनल चालू करेंगे अभी यहाँ से प्रोग्रामिंग। अभी ये डेटा लॉवर, हाँ डेटा लॉवर वाला साइड। अब मैंने आपको बोला था कि पहले हमारे पास सिर्फ MTC होता था, लेकिन 2016 के बाद से कुछ चेंज ओवर होके हमें ये कहा गया कि हमारे जितने भी EI का सेटअप होगा उसके अंदर डेटा लॉगर से कनेक्टिविटी कंपलसरी है। तो EI के अंदर कौन कौन सी बिट्स मुझे डेटा लॉगर में रीड करनी है, वर्चुअल रिले कौन कौन सी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी मेरे को इसी कार्ड में मिल जाएगा। कि अगर हम कई बार ढूंढेंगे डेटा लॉगर के अंदर जाके SSI का खोल के, और मैं छायापुरी स्टेशन की बात करूंगा तो छायापुरी SSI करके एक अलग से डेटा लॉगर का सेटअप क्या आएगा, तो उसको अगर मैं खोलूंगा और कोई रिले ढूंढ रहा हूँ और वो रिले इनने इसके अंदर बताई ही नहीं है कि ये होना चाहिए, डेटा लॉगर में जाना चाहिए, रीड होना चाहिए, तो वो रीड होगी नहीं। तो हमें कौन कौन सी रीड हो रही है और कौन कौन सी नहीं हो रही है, तो वो बिट भी आपको अगर चेक करनी है तो वो हम प्रोग्राम खोलेंगे, और प्रोग्राम के अंदर जैसे ही खोलेंगे तो .dl, DL का मतलब ये कंडीशन जो है, ये रिले मेरी डेटा लॉगर में रीड होनी चाहिए। तो जहां जहां .dl मिलेगा वो डेटा लॉगर की है। सब एड्रेसिंग और पूरा डिफाइन होगा, पूरा मतलब पूरा एड्रेसिंग, कौन कौन सी बिट्स कहाँ चाहिए, कितने सेकंड्स में चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन रखना है, कितना हमें क्या
करना है, क्या नहीं करना, कौन कौन से बिट्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी रिले को रिपीटर बनाना है, वो सब डिटेल हमें यहाँ मिलेगी। ये सब वही डिटेल्स है। अब ये टाइमिंग है, ये आप देखिए सबका कि 39 DCPR 0 सेकंड में सेट हो जानी चाहिए, लेकिन जैसे हमारा जो कहते हैं कि हमारा स्टार्टर सिग्नल के अंदर 2 से 3 सेकंड का डिले होना चाहिए। तो स्टार्टर सिग्नल के अंदर जो है इसके अंदर 3 सेकंड का हमने डिले डाल के रखा हो कि जब भी मेरा सिग्नल आगे वाले ट्रैक को हिट करेगी तो ट्रैक ड्रॉप होगा, उसके 3 सेकंड के बाद मेरा DCPR ड्रॉप होगा। उसका टाइमर, ये सबके टाइमर कि किसका टाइमर कितना डला हुआ है। AJTR आप देखिए, रूट रिलीजिंग का जो टाइमर रहता है 120 सेकेंड्स, सिस्टम का टाइमर 130 सेकेंड, जो ECH को पिकअप कराने के लिए मेरा 130 सेकेंड के बाद टाइम बिट जनरेट होगी। कोई भी इनेबल हो रहा है तो 2 सेकेंड्स का हो गया। तो जो टाइमिंग है, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या होता था, फिजिकल टाइमर रहता था, हम टाइमर से हम चेक कर पा लेते कि कितनी टाइमिंग ड्यूरेशन है। तो कोई अगर हमसे पूछा था कितने टाइम का है तो हम ऐसे पता कर लेते। अब इसमें हम डायरेक्ट प्रोग्राम देखेंगे तो प्रोग्राम से एग्जैक्ट टाइमर की क्या वैल्यू है वो हम बता सकते हैं किसी को। इसमें कॉलिंग शायद है, एक कॉलिंग ऑन का टाइम पे भी दिखा देता है। कॉलिंग सिस्टम, ये देखिए कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन टाइम, कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन टाइमर जो मेरा है वो 240 सेकेंड का। तो कॉलिंग ऑन को अगर मेरे को कैंसिल करना है, देने के बाद वो जाने का रूट रिलीज नहीं होता, तो उसमें 240 सेकेंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद कैंसिल हो पाएगा। और ये कॉलिंग ऑन आने का टाइमर जो जनरली अभी तक हमारे यहाँ किसी भी स्टेशन में 120 सेकेंड होता है, लेकिन एज पर न्यू लेटर 60 सेकेंड रखना है। तो यहाँ पर छायापुरी के अंदर कॉलिंग ऑन का जो AJTR टाइमर है वो 60 सेकेंड, तो 1 मिनट के बाद सिग्नल क्लियर हो जाता है कॉलिंग। ये सारे टाइमर बिट्स हैं, जिस टाइमर बिट को आप कितना क्या सेट करना है, कब क्लियर करना है, वो सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये देख रहे होंगे कुछ कंडीशन, ये देखिए ऑल अंडरस्कोर BLK, BLK इज यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग। तो सारे अगर आपको बटन को ब्लॉक करना है तो ऑल BLK करके एक ऑप्शन आता है, आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये सारे कंडीशन जो है आपके ऑल कंडीशन ब्लॉक हो जाएंगे। इसी तरीके से अनब्लॉक दिख रहा है, तो अगर सारे बटन को अनब्लॉक करना होगा तो इसी टाइप से ऑल अनब्लॉक ऑप्शन भी आता है। ऑल अनब्लॉक करेंगे, ये रहा ऑल अनब्लॉक ऑप्शन, तो सारे बटन भी अनब्लॉक हो जाएंगे। तो ये सारी रिले के नाम है, नॉमेनक्लेचर हैं, जो जो डिफाइन करने थे मेरे को यूज करने थे। वर्चुअल रिले डिजाइन हो चुकी है। अब यहाँ से आपका चालू होगा